आप सभी रसिक श्रोताओं का मैं अन्नू कपूर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हिंदी सिनेमा से जुड़े सच्चे और सही किस्से कहानियों को लेकर ऑथेंटिक स्टोरीज एंड ट्रिवियाज के साथ, आपकी इजाजत के साथ, आपकी शुभकामनाओं के साथ, प्रेम के साथ शुरू करता हूं आज का ये शो, जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज के इस शो में बताऊंगा कि एक गाने की रिकॉर्डिंग के पहले जब लता मंगेशकर की तबीयत खराब हुई तो चेकअप के बाद डॉक्टर ने किया एक सनसनीखेज खुलासा। क्या था बताऊंगा आज के शो में। आज की महफिल में ही आपको सुनाऊंगा कि कैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस की वजह से एक हीरोइन ने अपनी माता के ऊपर ही कर दिया मुकदमा। कादर खान को बचपन में उनकी मां नमाज पढ़ने के लिए जब मस्जिद भेजा करती थी तो कादर खान मस्जिद न जाकर पास के कब्रिस्तान में चले जाया करते थे और वहां बैठकर घंटों बड़बड़ाया करते थे। और बताऊंगा कैसे एक राइटर ने शराब पीने के लिए मिले कुछ पैसे के एवज में लिख डाला एक नॉवेल, जिस पर बनी सन 1981 की एक सुपरहिट फिल्म। और उसके बाद हाल ही में शुरू हुआ हमारा नया सेगमेंट सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में रिश्ता पक्का है। एक बार शम्मी कपूर ने गाना सुना और डायरेक्टर से मजाक में कह दिया, ये गाना तो हेलीकॉप्टर पर शूट होना चाहिए। बात कहकर शम्मी भूल गए, लेकिन कुछ दिनों बाद डायरेक्टर साहब ने फोन करके कहा, शम्मी ये गाना हेलीकॉप्टर पर ही शूट करूंगा और तुम उस पर लटके हुए गाना गाओगे। शम्मी कपूर के होश उड़ गए। ऐसी ही कुछ कही अनकही दास्तानें सुनने के लिए आप जुड़े रहिए मेरे साथ इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। पेश खिदमत है आज के सुहाने सफर का पहला सुहाना गीत। 1962 की एक फिल्म, 20 साल बाद के एक गाने को रिकॉर्ड करने से पहले लता जी हो गई बीमार। फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर हेमंत कुमार जी गीत रिकॉर्ड करने को तैयार थे। म्यूजिशियन, स्टाफ, स्टूडियो सब रेडी, मगर लता मंगेशकर रिकॉर्डिंग में नहीं आ सकी। दरअसल हुआ यूं कि एक दिन जब लता मंगेशकर सुबह सोकर उठी तो उन्हें लगा कि तबीयत कुछ गड़बड़ है। पेट अपसेट था, लगा थोड़ा आराम करने पे शायद तबीयत बेटर हो जाए, मगर जैसे जैसे दिन चढ़ा वैसे वैसे हालत तबीयत बिगड़ने लगी। अचानक वॉमिट शुरू हो गई, ग्रीन स्टफ निकलना शुरू हो गया। शी स्टार्टेड थ्रोइंग अप। डॉक्टर बुलाया गया। बहुत कमजोरी आ गई थी, बिस्तर पकड़ के बैठ गई, लेट गई। डॉक्टर ने चेकअप किया घर पर और जब एक्सरे निकाला गया तो डॉक्टर्स परेशान हो गए। फैमिली वालों ने पूछा, बताइए आप क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने कहा, लता जी को खाने में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जहर दिया जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं परिवार की क्या हालत हुई होगी। और यह निर्णय लिया गया इस खबर को सुनकर। लता जी की बहन उषा मंगेशकर ने सभी लोगों को जो किचन में जाते थे सख्त इंस्ट्रक्शन दिया, कोई खाना नहीं बनाएगा। आज के बाद उषा मंगेशकर अपनी दीदी लता के लिए खुद अपने हाथों से खाना बनाएंगी। पहले बनाता था कुक, वो दिखाई नहीं दिया। बहुत ढूंढा, खोज की, घर पर नहीं दिखा, बाहर ढूंढा, पता नहीं पड़ा। हो सकता है डॉक्टर के आते ही मौका देखकर भाग गया हो। लाख कोशिशें करने के बाद, सर्च करने के बाद, ये कुक जो उनके घर पे खाना बनाता था, इसका कोई ट्रेस नहीं मिला, ना ही वो अपनी बची हुई पगार लेने आया। तो सबने ये निष्कर्ष निकाला कि जरूर किसी ने लता मंगेशकर के खिलाफ साजिश रची होगी और इस कुक को डिप्यूट किया होगा ऐसा काम करने के लिए। आप ताज्जुब करेंगे दोस्तों, इस स्लो पॉइजनिंग की ट्रेजेडी के बाद लता जी को वापस रिकवर होने में
पूरे 3 महीने लग गए। घर पे ही इलाज होता रहा। उनके इलाज के दौरान उनके एक दोस्त ने उनका बहुत साथ दिया और वो थे शायर गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी साहब। मजरूह साहब शाम रोज 6 बजे घर पहुंच जाते लता जी के और घंटों तक उन्हें कविताएं सुनाते, शायरी सुनाते, गप्पे मारते। इस तरह ये सिलसिला लगातार 3 महीने तक मजरूह साहब ने जारी रखा, जब तक कि लता जी बिल्कुल फिट नहीं हो गई। और 3 महीने की बीमारी से रिकवर होने के बाद जो उन्होंने पहला गीत गाया वो था हेमंत कुमार जी की फिल्म 20 साल बाद का, और गीत के बोल थे कहीं दीप जले कहीं दिल। ये कहानी है ग्रेट एक्ट्रेस, स्टार हीरोइन नूतन की और उनकी मां शोभना समर्थ की। नूतन को फिल्म वर्ल्ड में लाने वाली उनकी मम्मी शोभना समर्थ ही थी। उन्होंने ही नूतन के लिए पहली फिल्म प्रोड्यूस की थी और यहीं से शोभना पिक्चर्स में नूतन अपनी मां के साथ बन गई थी पार्टनर। शोभना पिक्चर्स में 2 और पार्टनर भी थे, उनकी बेटी तनुजा जो स्लीपिंग पार्टनर थी। इसके अलावा एक और पार्टनर भी थे। कंपनी के सारे फाइनेंशियल मैटर्स को शोभना जी ही डील किया करती थी। एक दिन इनकम टैक्स ऑफिस से टैक्स ड्यूज का एक लेटर शोभना पिक्चर्स को मिला। शोभना समर्थ ने अपनी बेटी नूतन से टैक्स ड्यू चुकाने के लिए कहा। नूतन ने टैक्स की रकम देखी तो हैरान हो गई। रकम बहुत बड़ी थी, लेकिन नूतन कंपनी के प्रॉफिट में सिर्फ 30% की ही हिस्सेदार थीं। लेकिन माताजी, मम्मी जी शोभना समर्थ उन्हें कह रही थी कि पूरी टैक्स की रकम तुम्हें चुकानी है। यह बात नूतन जी के गले नहीं उतर रही थी। उन्होंने इस बारे में अपनी मां से बात की। बोली, आर्ग्यूमेंट हुआ होगा कि मैं अपने प्रॉफिट के हिसाब से जितना मेरा शेयर है उस हिसाब से टैक्स चुकाने को तैयार हूं, पर आपने तो सारे ही टैक्स को चुकाने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल दी। नूतन ने कहा, वैसे भी मेरी सारी कमाई की रकम तो कंपनी को ही जाती है। यह बात गलत है। शोभना जी ने जब इस बात से पल्ला झाड़ने की कोशिश की तो नूतन जी बहुत अपसेट हो गई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी मां को हर तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन सारे प्रयास बेकार गए। स्टिल नूतन जी ने एक बार और फिर चाहा और कहा, अगर आप कहें तो हम कोई प्रॉपर्टी बेचकर ये टैक्स ड्यूज क्लियर कर देते हैं। मगर शोभना समर्थ इस बात को भी टालती रहीं और इधर पेमेंट डिले हो रहा था। इनकम टैक्स से नोटिस पे नोटिस चले आ रहे थे। आखिर में शोभना ने कोई भी प्रॉपर्टी बेचने के लिए नूतन को साफ मना कर दिया। नूतन जी हार गईं मां को समझाने में और फाइनली उन्हें रियलाइज हुआ कि उनकी मां को इस वक्त रिश्ते से ज्यादा पैसा और प्रॉपर्टी दिख रहे हैं। तब उन्होंने अपनी मां से कहा, आज के बाद मेरे और आपके रास्ते अलग हैं। आज के बाद मेरे सारे फाइनेंशियल मैटर्स मैं खुद ही डील करूंगी। इस फैसले के बाद शोभना समर्थ ने नूतन का साथ छोड़ दिया, नूतन का घर छोड़ दिया। और हद तो तब हो गई जब शोभना समर्थ ने नूतन की एक प्रॉपर्टी पर खुद के लिए बंगला बनवाना शुरू कर दिया, जिसके लिए नूतन से अप्रूवल लेना तो दूर, नूतन को बताना भी उन्होंने जरूरी नहीं समझा। पानी हद से गुजर चुका था और नूतन को सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई दे रहा था, कानून का रास्ता, न्यायालय का दरवाजा। मगर ये जानती थी वो कि अगर उन्होंने ऐसा कोई कदम उठाया तो ये खबर जंगल की आग की तरह फैल जाएगी। मगर जब सारे रास्ते बंद हो गए तो फाइनली नूतन जी ने अपनी मम्मी, अपनी मां शोभना समर्थ पर कोर्ट में केस दर्ज कर दिया। अखबारों में इस बात को नमक मिर्च लगाकर छापा गया और चारों तरफ इंडस्ट्री में यह चर्चा का विषय बन गया था। केस चला और अंत में नूतन जी ने अपने पति के साथ मिलकर अपने ऊपर आए
टैक्स की लायबिलिटी चुकाकर राहत की सांस ली। मगर मां बेटी के संबंधों में राहत के कोई आसार नहीं दिख रहे थे और दोनों बरसों तक एक दूसरे से अलग ही रहीं, संबंध खत्म कर लिए। वो कहते हैं ना भाई, जर जोरू जमीन, बस यही तीन है जो अपने को अपनों से अलग कर देते हैं। और यही हुआ नूतन और उनकी मां शोभना समर्थ के साथ। बहुत गरीब परिवार में जन्मे कादर खान को जब उनकी अम्मा वालदा नमाज अदा करने के लिए मस्जिद भेजा करती थी तो कादर खान साहब वहां ना जाकर नजदीक के कब्रिस्तान में चले जाया करते थे। वहां जाकर बैठते, जो कुछ भी मन में आता अपने आप से बोलते रहते और यह सिलसिला चलता रहता तकरीबन 1.5 घंटे तक। उसके बाद घर लौटाना। जनाब हुआ क्या, इसी बीच महबूब खान की फिल्म रोटी के एक एक्टर अशरफ खान रोमियो और जूलियट की तर्ज पर एक प्ले कर रहे थे, वामन अजरा, जिसमें एक यंग प्रिंस के लिए जरूरत थी एक 8-9 साल के लड़के की, जो तकरीबन 40 पेज की स्क्रिप्ट को याद कर सके और साथ ही ऑडियंस के सामने परफॉर्मेंस भी दे सके। किसी तरह अशरफ खान साहब को कादर खान के बारे में और उनके कब्रिस्तान जाने की कहानियों के बारे में पता चलने लगा। मन आया कि मिल लिया जाए इस बच्चे से। उन्होंने कादर खान का पीछा करना शुरू कर दिया। क्या देखा कि कादर खान कब्रिस्तान में अकेले बैठ जाते हैं कब्रों के पास और अपने आप से ही कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं। पीछा करने का यह सिलसिला 3-4 दिनों तक लगातार चलता रहा। इसके बाद एक दिन उन्होंने कादर खान को पकड़ लिया और पूछ डाला, तुम अकेले में बैठे क्या बोलते रहते हो? पहले तो कादर खान घबराए, लेकिन परस्यू करने के बाद उन्होंने जवाब दे ही डाला, कहले कुछ नहीं जी, जो मन में आता है वो बोलता रहता हूं। अब अशरफ खान ने कहा, प्ले में काम करोगे, ड्रामा करोगे? तो कादर ने कहा, यह ड्रामा क्या होता है? अशरफ बोले, ये जो तुम कर रहे हो इसी को अगर सामने बैठे दर्शकों के सामने जोर से बोल के करोगे तो वो ड्रामा कहलाएगा। कादर ने कहा, मैंने कभी सीखा नहीं। अशरफ खान ने कहा, कोई नहीं, कल आकर घर पर मुझसे मिलो, धीरे धीरे सिखा दूंगा और तुम सीख भी जाओगे। अगले दिन कादर खान अशरफ के छोटे से बंगले पर जा पहुंचे और अशरफ ने उसी दिन से कादर खान को ट्रेनिंग देनी चालू कर दी और धीरे धीरे अशरफ के मार्गदर्शन में 1 महीने के अंदर कादर उस प्ले वमक अजरा के किरदार को समझ गए। और जब 1.5 महीने के बाद इस प्ले का मंचन हुआ तो सभी ने कादर खान की परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ की। यहां तक कि कुछ सीन में उन्हें ऑडियंस ने स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया और यहीं से शुरू हुआ कादर खान के एक्टिंग करियर का सफर। इस प्ले के दौरान एक बुजुर्ग कादर खान के पास आए, दुआ दी, सर पर हाथ फेरकर शाबाशी देते हुए 100 रुपए का नोट भी दिया और कहा कि इस छोटी सी उम्र में तुम्हारे लिए ये रकम बहुत बड़ी है, लेकिन इसे तुम अपना सर्टिफिकेट समझना और याद रखना कि तुम्हें ये इतनी छोटी सी उम्र में मिला था। ढेर सारी दुआएं देने के बाद वो बुजुर्ग रुखसत हुए। इनाम के तौर पर मिले उस 100 रुपए को कादर खान साहब ने कई सालों तक संभाल के रखा, मगर मजबूरी और गरीबी इंसान से कुछ भी करा सकती है। एक दौर ऐसा भी आया जब खाने को घर में कुछ नहीं था। तब ना चाहने के बावजूद उस नेक दिल बुजुर्ग के दिए 100 रुपए के नोट को इस्तेमाल करना पड़ा। उन 100 रुपयों की बदौलत ही घर का राशन लाना पड़ा। मेहरबान दोस्तों, 1981 में आई फिल्म उमराव जान से तो आप सभी वाकिफ होंगे। डायरेक्टेड बाय मुजफ्फर अली। फिल्म की कहानी 1950 में लिखी गई किताब नॉवेल उमराव जान अदा पर आधारित थी, जिसे लिखा था मिर्जा मोहम्मद हादी रुसवा ने। इस नॉवेल पर इससे पहले पाकिस्तान में भी 1972 में उमराव जान अदा के नाम से फिल्म बनी थी, मगर हिंदुस्तान की मुजफ्फर अली की बनाई इस फिल्म को
ज्यादा मकबूलियत मिली। जिस नॉवेल के ऊपर यह फिल्म बनी है, क्या आप जानते हैं इस नॉवेल को लिखने के पीछे की कहानी क्या है? मैं बताता हूं, मुलाहिजा फरमाइए। हुआ यूं कि राइटर मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा को शराब पीने की लत थी। ये लत इतनी उन्हें जकड़ चुकी थी कि उनके काम से भी उन्हें दूर ले गई। लिखना कम हो गया, आमदनी कम हो गई, और बेहिसाब पीने के चलते जो पास का पैसा था, जो सेविंग्स थी, वो भी खत्म हो गई। इसके बाद उन्होंने जान पहचान वालों से उधार लेना शुरू कर दिया। कुछ दिन तक तो ये सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन बाद में कंटिन्यूअस अगर आप किसी से उधार लेंगे तो कितने दिन तक लोग टॉलरेट करेंगे। लिहाजा सबने उनसे कन्नी काटना शुरू कर दिया, उधारी बंद। ऐसे में जब उन्हें तलब लगी एक दिन, तो उन्हें याद आई अपने सबसे अजीज दोस्त की। मिले। अजीज दोस्त को मिर्जा की हालत देखकर बहुत तरस आया। मिर्जा साहब ने दोस्ती का वास्ता दिया और वापस वही रट लगा दी, उधार दे दो यार, दारू पीना बहुत जरूरी हो गया है। दोस्त को मालूम था कि ये पैसों को उड़ा देगा शराब में, और सच्चा दोस्त था, चाहता था कि काम पे ध्यान दें। लेकिन मिर्जा का इंसिस्टेंस, मिर्जा की जिद इतनी थी कि दोस्त को लगा कि वो मजबूर हो जाएगा और पैसे दे देगा और ये शराब में चले जाएंगे। ऐसे में आइडिया सूझा। दोस्त ने मिर्जा से कहा, देखो पैसे तो दे सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। मिर्जा चकरा गए, लेकिन पैसे तो चाहिए थी, शराब बहुत जरूरी थी। फिर भी उन्होंने पूछ डाला, क्या शर्त? दोस्त ने कहा, शराब के लिए पैसे दे दूंगा, लेकिन आपको मेरे लिए एक नॉवेल लिखनी पड़ेगी, और वो भी 1 महीने में। मंजूर हो तो बताएं। भैया मरता क्या ना करता। मिर्जा साहब राजी हो गए। उस वक्त तो पैसे लिए और पहुंच गए होंगे ठेके पर, लेकिन उसके बाद आने वाले दिनों में उन्होंने शर्त का ध्यान रखकर नॉवेल लिखना शुरू कर दिया और लगातार अपने दोस्त की निगरानी में रहने लगे, क्योंकि दोस्त ने कहा था नजर रखूंगा। और दिन भर बैठकर अपना सारा समय लिखने के लिए डिवोट कर दिया। शुरू शुरू में बिना शराब की दिक्कत जरूर ही, लेकिन दोस्त के इरादे भी पक्के थे। कड़क आदमी था, दोस्त ने भी जिद नहीं छोड़ी, और नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे मिर्जा को शराब से थोड़ा दूर कर ही दिया। आखिरकार मिर्जा साहब की यह नॉवेल पूरी हुई, जिसमें एक तवाइफ को उसके ही अपने एक्सप्लॉइट करते हैं। हिंदुस्तान की इस फिल्म में जिस रोल को पर्दे पर रेखा ने बहुत खूबी से निभाया, और यही उनका यादगार रोल भी रहा। कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि मिर्जा ने उमराव का किरदार उनकी खुद की जिंदगी में आई किसी औरत को ध्यान में रखकर लिख लिया था, और कुछ लोगों का मानना यह है कि उमराव उनके दिमाग की उपज थी। बहरहाल उमराव जान अदा के कैरेक्टर के पीछे की कहानी चाहे कुछ भी हो, मगर शराब के खातिर लिखी गई यह कहानी आज भी लोगों को अट्रैक्ट करती है। खय्याम साहब का म्यूजिक था, और खय्याम साहब ने इस फिल्म में आशा भोसले जी से कमाल कमाल की कंपोजिशंस गवाई हैं। रिश्ता पक्का है, फैमिली कनेक्शन। ब्रेक में जाने से पहले चर्चा की थी 2 नामों की, 2 सेलिब्रिटीज की। एक हीरो है, दूसरी हैं ग्रेट एक्ट्रेस। तो क्या फैमिली कनेक्शन है कुणाल कपूर का जया बच्चन के साथ? मुलाहिजा फरमाइए। कुणाल कपूर की पत्नी का नाम है नैना। मेडन नेम था नैना बच्चन। नैना के पिताजी माताजी रमोला और पिता श्री अजिताभ बच्चन। अजिताभ बच्चन के बड़े भ्राता अग्रज हैं अमिताभ बच्चन, और अमिताभ बच्चन की धर्मपत्नी हैं श्रीमती जया बच्चन। तो ये फैमिली कनेक्शन, दोबारा सुन लीजिए, बहुत ज्यादा दूर का रिश्ता नहीं है। कुणाल कपूर की धर्मपत्नी का नाम है नैना, नैना के पिताजी श्री अजिताभ बच्चन, अजिताभ बच्चन के बड़े भाई श्री अमिताभ बच्चन, श्री अमिताभ बच्चन की धर्मपत्नी श्रीमती जया बच्चन। यह है फैमिली कनेक्शन बिटवीन कुणाल कपूर एंड द ग्रेट जया बच्चन। तो मेहरबान दोस्तों, अब बात करते हैं 1967 की एवरग्रीन सुपरहिट फिल्म जिसका नाम एन इवनिंग इन पेरिस, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय दादा शक्ति सामंत, स्टारिंग शम्मी कपूर
एंड शर्मिला टैगोर, म्यूजिक बाय ग्रेट शंकर जैक्सन। इस फिल्म का एक गाना याद कीजिए, आसमान से आया फरिश्ता। सेक्सी शर्मिला टैगोर बिकनी में चली जा रही हैं पानी पर, और ऊपर से आसमान में हेलीकॉप्टर पे लटके हुए शम्मी कपूर ये गाना गाकर उन्हें छेड़ रहे हैं। जब इस गाने को शम्मी ने सुना तो उन्होंने शक्ति सामंत से मजाक में यूं ही कह दिया, क्यों ना गाने को ऐसे शूट करें कि हीरो आसमान से हेलीकॉप्टर में एंट्री ले रहा है, इससे गाने के बोल भी जस्टिफाई हो जाएंगे। उस समय तो ये बात मजाक में आई गई हो गई और खत्म हो गई। पर जनाब इत्तेफाक देखिए कि कुछ दिनों के बाद शम्मी कपूर को फोन किया शक्तिदा ने, कहा कि शम्मी मुझे तुम्हारा आइडिया पसंद आया, ये गाना यार हेलीकॉप्टर पर शूट करेंगे, और तुम हेलीकॉप्टर के ऊपर लटके हुए हो गए। ये बात सुनकर शम्मी जी के होश लटक गए, घबरा गए। उन्होंने कहा यार शक्ति, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, मेरे बस की नहीं कि मैं ऐसे लटकना, यार क्या कर रहे हो। शक्ति सामंत अड़ गए, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे तो तुम्हारी बात बिल्कुल सही लगी कि गाना तभी जस्टिफाई होगा जब हीरो आसमान से हेलीकॉप्टर पर लटक कर आएगा। सब चीज का अरेंजमेंट हो गया, अब तुम अपने आप को तैयार कर लो। अब शम्मी जी टेंशन में आ गए कि यार ये आ बैल मुझे मार वाली मुसीबत कहां से आ गई। रातों की नींद उड़ गई। जिस दिन इस गाने की शूटिंग रखी गई थी उससे पहली वाली रात वो टेंशन और स्ट्रेस के मारे सो भी नहीं पाए। हिम्मत देने के लिए ब्रांडी के 2 ग्लास भी गटक डाले। नेक्स्ट मॉर्निंग बड़ी मुश्किल से डरते हुए शॉट देने के लिए तैयार हो रहे थे कि एक दूसरी प्रॉब्लम सामने आ गई। वो ये कि ऊपर हेलीकॉप्टर पर लटके होने के कारण हेलीकॉप्टर की आवाज की वजह से नीचे रखे स्पीकर पर उन्हें गाने के बोल सुनाई नहीं पड़ रहे थे, जिससे उन्हें लिपसिंग करने में दिक्कत हो रही थी। शॉट रोका गया और सब आइडिया लगाने लगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। आइडिया आ गया, फिल्म वालों को आइडिया आ जाते हैं। उन्होंने शम्मी कपूर से कहा कि तुम हेलीकॉप्टर से मेरी तरफ देखना और मैं नीचे बैठे बैठे बोट में गाने को मैं गाऊंगा, तुम मेरे लिप सिंक के हिसाब से अपने होंठ सिंक करना। यह आइडिया जनाब काम कर गया और इस तरह इस गाने को शूट किया गया। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। फिर मुलाकात होगी, फिर होंगी कहानियां और नगमे, संगीत। चलता हूं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।